Hello dear students, this is Dr. Isha Gavri from Physics Vision and we are continuing the third part of June 2021 paper. Already first two parts have been uploaded. First part is from question number 1 to 20 and the second part is from 21 to 35. Now we are completing it from 36 to 50. चलिए start करते हैं. So the first question, the sheet resistance of semiconductor has the units of. देखिए बेटे जब शीट की बात आ रही है तो शीट मतलब एरिया के टर्म्स में, लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर्स के शीट एरिया ये स्पेसिफिकली स्टैंडर्डाइज्ड है कि ये ओम पर स्क्वायर में कैलकुलेट होता है. सो इट्स राइट आंसर इज ओम पर स्क्वायर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. Silicon dioxide is used in MOSFETs, metal oxide, semiconductor, field effect transistors. To decrease the input impedance, to increase the input impedance, as a top protective layer, as a thermal protective layer. देखिए बेटे जो MOSFETs होते हैं ना, MOSFETs के ना ऊपर जो है बेसिकली एक लेयर लगाई जाती है. वो लेयर क्या होती है उसके थोड़ी सी हम डिटेल्स पढ़ते हैं कि इस लेयर में बेसिकली होता क्या है. MOSFET का अगर एक सबस्ट्रेट लिया जाता है, CN सबस्ट्रेट लिया, इसके ऊपर ना एक लेयर लगा देती है. थोड़े दूसरे कलर से शो करते हैं सो दैट द कंफर्टेबली डिस्टिंक्शन हो. ये एक लेयर लगा दी गई है. ये जो लेयर है फिर इसके थ्रू ईचिंग कर करके, जैसे सपोज करो यहाँ से ईचिंग कर दी, यहाँ से ईचिंग करके, यहाँ से ईचिंग करके फिर उनको कॉन्टेक्ट्स दे दिए जाते हैं. एक दे दिया जाता है सोर्स को, एक दे दिया जाता है गेट को और एक दे दिया जाता है ड्रेन को. जो गेट को वोल्टेज होती है, गेट को आप पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो, उसके हिसाब से ये दो टाइप के मॉसफेट्स बन जाते हैं. एक डिप्लीशन मॉसफेट और एक इनहैंसमेंट मॉसफेट. ओके, अब ये जो लेयर बनाई गई है ये लेयर क्या होती है, इस लेयर की क्या डिस्कशन है. ये जो लेयर बनाई जाती है जिसकी मैंने ईचिंग करी है, ये लेयर होती है सिलिकॉन ऑक्साइड की. सिलिकॉन मतलब हमें लेयर लगानी होती है ये वाली इंसुलेटिंग लेयर. इंसुलेटिंग लेयर कोई भी लगाई जा सकती है क्योंकि हम चाहते हैं कि लीकेज ना हो. लेकिन उसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है कि वो एक हमें, क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब जिनकी कंडक्टेंस बहुत कम है, मतलब उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो दे हैव इंक्रीज्ड इनपुट इम्पीडेंस. इंसुलेटिंग लेयर सिलिकॉन ऑक्साइड की लगाई जाती हैं, एल्यूमिना की लगाई जा सकती है. इन दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग टू डायोड्स द रिपल फैक्टर इज. देखो ये मैंने आपको पिछले पेपर के डिस्कशन में भी बताया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन पेपर में श्योरली आ ही रहा है हर बार. तो इनकी जो रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर का मतलब होता है इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी से मेरा मीनिंग क्या है कि हम चाह रहे थे कि ये जो रेक्टिफायर्स हैं ये हमें रेक्टिफायर करके पूरी की पूरी डीसी दे दें, बट वो डीसी प्योर नहीं है, वो डीसी इम्प्योर है. इम्प्योर का मतलब है कि इस डीसी में इट हैज सम एसी, तो उस एसी को हम बोलते हैं रिपल फैक्टर. तो जो रिपल फैक्टर है हाफ वेव रेक्टिफायर में से ऐसे गामा से डिनोट करते हैं, ये 1.21 होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होता है आप लोगों को अच्छे से लर्न रखना है, इट इज 0.482. और एक इनकी एफिशिएंसी इसकी 40.6% और इसकी 81.2%. so its answer is 0.482. next question number 39. ऑपरेशनल एम्पलीफायर इतना को ही डिजर्व करता है कि इसमें से एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन आएंगे. ऑपरेशनल एम्पलीफायर में टर्म्स है स्ल्यू रेट, जैसे यहाँ पे स्ल्यू रेट पूछा हुआ है, एक क्वांटिटी उसमें होती है CMRR, ठीक है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो. ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है उसमें, ठीक है. एंड स्ल्यू रेट क्या होता है बेटे, स्ल्यू रेट की आपको डेफिनेशन लिखाते हैं सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. इट इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज. रेट का मतलब हम अपने शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, रेट का मतलब होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग. तो रेट और मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेक इट इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ द चेंज ऑफ वोल्टेज
that is dV by dt. So V is volt, time is per second, so it is volt per second. So A option is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांजिस्टर से। इसमें तो 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रांजिस्टर ऐसा टॉपिक है जिसमें पेपर में 2 क्वेश्चन तो 110% एक सिर्फ ट्रांजिस्टर में से ही आने चाहिए। एक कोई न्यूमेरिकल आना चाहिए, एक कोई इसके कॉमन एमिटर कॉमन एम्पलीफायर बेसिस पे क्वेश्चन आना जरूर चाहिए। चलिए, तो करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमिटर करंट। देखो, जब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं, हम बच्चों को लोअर क्लास से ही यही समझाना शुरू कर देते हैं कि एमिटर हैवीली डोप्ड होता है, बेस जो है वो लाइटली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, राइट। और हम इसमें ये बताते हैं, जस्ट लेट मी राइट इट, मॉडरेटली डोप्ड एंड इट इज लाइटली डोप्ड। एंड देन वी वुड से कि मान लो यहाँ पे जो कैरियर्स है, जब इसकी बाइसिंग कर दी जाती है तो यहाँ से कैरियर्स आगे को जाते हैं। से 100 होल्स थे, 100 में से 5 कंबाइन कर जाते हैं, 95 आगे पहुंच जाते हैं। मतलब मॉरल क्या हुआ कि जितना एमिटर करंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमेशा, कुछ बेस को जाता है और कुछ कलेक्टर को। इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं, एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके पैरामीटर्स भी होते हैं, अगर आप लोग को याद हो, अल्फा बीटा पैरामीटर्स, कॉमन एमिटर कॉमन बेस वगैरह, उस पर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज बेसिकली, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है क्योंकि ये वोल्टेज बेस्ड काम करते हैं। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है बीजेटी, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो जो बीजेटी और एफईटी में 2 इंपॉर्टेंट बातें, एक तो यही है कि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड है और ये क्या है, करंट कंट्रोल्ड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बाइपोलर डिवाइस है, ये यूनिपोलर है। मतलब इसमें एक ही तरह के चार्ज कैरियर्स देखे जाते हैं, जो मेजॉरिटी वाले हैं उन्हीं की ही स्टडी करी जाती है। इसमें दोनों तरह के आ जाते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, क्योंकि दोनों कैरियर्स मूव कर रहे होते हैं। जैसे एक तरह के कैरियर्स एक तरह के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए आगे चल रहे हैं हम। गेट का क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। गेट विद ओनली 1 इनपुट 1 आउटपुट, वो तो हमें पता है एक ही गेट होता है, एंड दैट इज नॉट गेट। नॉट गेट ये कैसा गेट होता है। और गेट हमें पता है 2 इनपुट गेट होता है। बूलियन एक्सप्रेशन और गेट का y इज इक्वल टू a प्लस बी। एंड गेट डिफरेंट कलर से बना देते हैं, इस पे लिख देते हैं, ये नॉट गेट है, ये और गेट है। अब एंड गेट डी शेप होता है, b एंड y, और इसमें जो y होता है वो a मल्टीप्लाइड बाई b होता है। एंड द थर्ड इज नैंड गेट। जो नैंड गेट है वो 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, नॉट प्लस एंड। तो नेक्स्ट पेज पे थोड़ी सी इसकी डिटेल बताना चाहेंगे आपकी नॉलेज के लिए। देखिए बेटे, 2 गेट्स हैं जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। जो नैंड गेट होता है वो बनता है एंड, जिसके एंड में फॉलोड बाय नॉट, कि उसके पीछे छोटा सा नॉट लगा देते हैं। इट लुक्स लाइक दिस। नॉर गेट इज और फॉलोड बाय नॉट, कि आपने और गेट बनाया उसके लास्ट में ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज नॉट गेट। तो ये है a मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन बार, और ये है a प्लस b अपॉन बार। क्योंकि नॉट जो गेट होता है इसका एक और नाम भी है, इसे हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो इन्वर्टर, और इसकी आउटपुट सिंपल बार होती है। अब एक क्वेश्चन इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट ना पेपर्स में आता है, मैं आपको उसकी एक छोटी सी ट्रिक समझाना चाहूंगी। ट्रिक क्या है और क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि नैंड गेट से तीनों गेट्स रियलाइज कराए जा सकते हैं। बिल्कुल कराए जा सकते हैं। कैसे, आपने कैसे याद रखने, 3 ही गेट होते हैं हमारे पास, और नॉट और एंड। इसी तरह नॉर गेट से भी ये तीनों गेट रियलाइज कराए जा सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल।
और नॉट एंड एंड। सो कैसे याद रखेंगे आप, इसकी ट्रिक है क्या कि जो नैंड गेट होता है वो दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, राइट, नॉट प्लस एंड, और ये भी दो गेट्स का कॉम्बिनेशन है, नॉट प्लस और। नॉट दोनों में आ रहा है तो वो एक लगाने से आ जाएगा, एक नैंड गेट लगाने से, वन नैंड लगाएंगे तो रिजल्ट जो है नॉट का दे देता है, चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आता है। और एंड इसमें इन्वॉल्व है तो एंड दो नैंड गेट लगाने से आएगा। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, और इन्वॉल्व है तो यहाँ पे दो नॉर गेट लगाने से आएगा, जो बच गया वो 3 से आएगा। यहाँ पे जैसे एंड बच गया तो 3 नॉर गेट लगाने से आएगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 43। When a piece of copper and germanium are cooled from room temperature, ठंडा कर रहे हैं हम 300 केल्विन टू 100 केल्विन, देन देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं कि दो तरह के मटेरियल हमें दे दिए गए हैं। एक मटेरियल हमें दे दिया गया है मेटल, दिस इज मेटल, एंड दिस इज सेमीकंडक्टर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों मटेरियल्स विद टेम्परेचर कैसा बिहेव करते हैं। देखो बेटे, मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। इसी वजह से आप कह रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे तो कूलिंग का पूछा जा रहा है ना, मतलब इस केस में अगर आप कूल करोगे तो रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगी। तो कॉपर विल डिक्रीज, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। चलो दूसरे को भी चेक करें। तो कॉपर के केस में रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करेगी, कूल कर रहे हैं हम। अब बारी आई सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग अपना रोल प्ले करने लग जाती है और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो रही है, तो मतलब कि अगर आप इसे कूल करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जर्मेनियम के केस में रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेस, so resistance of copper will decrease and that of germanium will increase. So C option is the right answer. Next question number 44। मैंने आपको बोला था ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ज्यादा से ज्यादा दो ही क्वेश्चन बनेंगे। तो सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैज एन इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, फीडबैक रेजिस्टेंस 100 किलो ओम, द क्लोज लूप गेन, वोल्टेज गेन, क्लोज लूप गेन, नॉन इन्वर्टिंग है, फॉर्मूला होता है 1 प्लस RF अपॉन RI। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल दे रखी है, 100 किलो ओम 1 किलो ओम, सो इट बिकम्स 101। ओके, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग ना पूछ के इन्वर्टिंग के लिए पूछते, इन्वर्टिंग के लिए यही वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है माइनस RF अपॉन RI। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो करता है फेज रिवर्सल, फेज इन्वर्जन की 180 डिग्री फेज शिफ्ट है, और इन्वर्टिंग के नॉन इन्वर्टिंग के केस में नो फेज चेंज, इसलिए ये पॉजिटिव होती है। चलिए लेट्स वी मूव टुवर्ड्स द 45th क्वेश्चन। फॉर गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ वेरीज इनवर्सली एंड। स्किन डेप्थ का फॉर्मूला हम पिछले टॉपिक में भी कर चुके हैं, क्योंकि उसमें आइडियल कंडक्टर पूछा हुआ था, यहाँ पे गुड कंडक्टर पूछा हुआ है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोपोर्शनैलिटी होती है 1 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा। तो दैट मीन्स म्यू इज द परमेबिलिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो 1/2 of the power of frequency of EM waves. Next question, question number 46. The work done by magnetic field on a force charge particle, work done on a magnetic force due to force charge particle is always zero. Why it is zero? क्योंकि ये जो सारी फोर्सेस होती हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसका सबसे बड़ा रीजनिंग हम ये देते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है F.S, Fs cos
क्योंकि ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगी, cos 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए जो वर्क डन है ये जीरो होता है। एंड नेक्स्ट वी कम टू 47 क्वेश्चन। A beam of proton is deflected in the vertical direction by electric field। दोनों क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी के आ रहे हैं ये। तो हमें ये बताना है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी और कौन सी चेंज नहीं होगी। देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फील्ड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज उसको डिफ्लेक्शन दे रही है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट विल बी चेंज, कांस्टेंट नहीं रहेगी वेलोसिटी। मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर, इट विल चेंज, ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। अब बारी आती है एनर्जी की, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, दोनों ही वेरी करेंगी। अब बारी आती है एनर्जी की। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसको डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, तो इसे हम थोड़ा सा वर्डिंग में लिख लेते हैं एज डिफ्लेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल डू सम वर्क एंड दिस work will increase the kinetic energy. C option. Next question, question number 48. So in this question number 48, let us read it. An electron, let me zoom it somewhat. An electron with electric charge is describing a circular orbit of radius a in a plane perpendicular to z-axis along which there is a uniform magnetic field. The magnitude of angular momentum, देखो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या होती है mv² बाय r, r की जगह ऑर्बिट का रेडियस है a, और वो हमें कौन देगा, वो मैग्नेटिक फील्ड देगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है qvb, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड का कोई फॉर्मूला जो आपको लगता हो कि ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप थोड़ा अगर इधर उधर घुमाए नजर तो आपको एक ही चीज पता चलेगी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का एक ही फॉर्मूला यूज होता है QVB sin थीटा, क्योंकि इट इज मूविंग परपेंडिकुलर तो sin 91 हो गया। तो Q क्या है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, वेलोसिटी विद मैग्नेटिक फील्ड, ये V कट गया। मुझसे क्या पूछा गया है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, MVA करना है तो नीचे हो गया a², a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया E विद B, तो MVA की वैल्यू आ गई EBA स्क्वायर, तो ये क्या है L, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई EBA स्क्वायर। सो आई थिंक बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। Light waves are difficult to dissect than sound waves. Why? Because light waves they have a very small wavelength. Light की wavelength होती है नैनोमीटर में, विजिबल की वेवलेंथ कितने में जाती है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, और जो क्या कहते हैं साउंड होता है, साउंड की वेवलेंथ किस में जाती है, साउंड की वेवलेंथ होती है 10⁻⁻1 टू 10⁻⁻2 मीटर। तो इसलिए ये डिफ्रेक्शन शो करते हैं एज दी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल्स आर easily available, right? चलिए, so the last question, question number 50th, the function of transducer, transducer क्या करता है, is to convert, how it will work, ट्रांसड्यूसर की फर्स्टली होता क्या है, ये पहले हमें ये पता होगा तभी हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इट कन्वर्ट्स energy from any physical form to electrical energy। फिजिकल फॉर्म कौन सी हो सकती है, फिजिकल फॉर्म हो सकता है प्रेशर वाली भी हो, ये भी तो फिजिकल फॉर्म ही होती है, ठीक है। सो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये पड़ा बी ऑप्शन।
right? So we have completed this paper in 3 parts. So beta do subscribe the channel and do write your views in the comment box, and we'll meet in the next paper. Thank you.